इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024 और 25 का यूनियन बजट पास कर चुकी। इसके पहले भी 1 फरवरी 2024 को एक बजट पास किया गया था, लेकिन वह एक इंटरिम बजट था, मतलब कि टेम्पररी बजट, जिसको लेकर सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इंटरिम बजट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी और डायरेक्शन का पता चलता है कि हमारी सरकार किस फील्ड में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करेगी। लोकसभा के इलेक्शंस होने की वजह से फरवरी मंथ में ही इंटरिम बजट को लाया गया है और ऐसा इसलिए किया गया कि जब कोई नई सरकार बनेगी तब फाइनल बजट को लाया जाए। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि इस साल के बजट में जनता के लिए कौन कौन सी नई स्कीम आई, कौन सी चीज सस्ती हुई है और कौन सी चीज महंगी, और सरकार किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाली। इन सब चीजों का फुल एनालिसिस किया गया है आज के इस वीडियो में। अब तक सबसे ज्यादा बजट पास करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के पास, जिन्होंने कुल 10 बजट पास किए हैं, और सेकेंड नंबर पे आते हैं पी चिदम्बरम। लेकिन निर्मला सीतारमण 2023 तक 5 बजट पास कर चुकी हैं। 2024 के फरवरी वाला इंटरिम बजट और जुलाई का फाइनल बजट को लेकर अब तक ये कुल 7 बजट पास कर चुकी। अगर निर्मला जी 5 साल तक कंटिन्यू फाइनेंस मिनिस्टर रहती हैं तो वह मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगी। पुअर, वेमेन्स, यूथ और फार्मर, इन सब पर सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पीच देते हुए ये भी कहा कि इस साल और अगले 5 साल की बात करें तो इस बजट को 4 थीम पर सेट किया गया है: एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईएस और मिडिल क्लास। स्पीच देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए इन 9 प्रायोरिटीज को सेट किया गया है। यहाँ पर किसानों के लिए गुड न्यूज ये है कि अगर वो अपने देश में अच्छी क्वालिटी की फसलों को डिलीवर करते हैं तो गवर्नमेंट उनको 50% का मार्जिन देने का वादा किया है। और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया भी जाएगा, जिससे अब तक कुल 80 लाख करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। प्रायोरिटीज नंबर 1, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च बहुत कम होते हैं, और सरकार का कहना है इस बार हम लोग एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करें। कोऑपरेटिव सेक्टर्स को भी बढ़ाया जाएगा, जैसे कि अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसानों को बहुत ही फायदा होता है, और उसी की वजह से गवर्नमेंट नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लाएगी ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर्स को बढ़ावा मिल सके। अभी भी हम लोग बहुत सारे ऑयल सीड्स को बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। इन सब चीजों पर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। गवर्नमेंट का ये कहना है कि एग्रीकल्चर के 32 फील्ड्स में 109 अलग अलग वैरायटीज के ऐसे क्रॉप्स उगाए जाएंगे जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस होंगे। मतलब कि अगर किसी सीजन में ज्यादा गर्मी और बरसात हो जाती है तो फसलें खराब ना हो। और इस साल 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ओर लेकर जाएंगे, जिससे अगले 2 सालों में उनको सर्टिफिकेशन ब्रांडिंग कराई जाएगी। श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, झींगा उत्पाद और निर्यात। जितने भी लोग फिशरमैन हैं उनको नाबार्ड, NABARD, मतलब कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उनकी फाइनेंशियल हेल्प करेगी। और अगले 3 साल में 400 जिलों के सभी किसानों की भूमि और उनकी फसलों को डिजिटलाइज किया जाए। प्रायोरिटी नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। सेकेंड प्रायोरिटीज में पीएम के 5 पैकेज को अनाउंस किया गया है, जिसमें पहला पैकेज है फर्स्ट टाइमर के लिए। मतलब कि अगर जो लोग पहली बार जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट उनको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी, जिसको 3 इंस्टॉलमेंट में पूरा किया जाएगा। और इस स्कीम से 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा होने वाला है। दूसरा पैकेज है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि ईपीएफओ में जो इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो उसमें गवर्नमेंट खुद अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे कि पहले 4 साल में 30 लाख यूथ को फायदा होने वाला। इसके बाद तीसरा पैकेज है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। ईपीएफओ में इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को कंट्रीब्यूट करना होता है। अगर ईपीएफओ में एम्प्लॉयर 15,000 रुपए कंट्रीब्यूट करता है तो गवर्नमेंट भी उसमें 2 साल के लिए पर मंथ 3,000 रुपए एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। इससे करीब 50 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पैकेज है स्किलिंग प्रोग्राम। अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों को नई नई स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके साथ ही 1000 इंडस्ट्रियल हब को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें सभी कोर्स कंटेंट को इंडस्ट्रियल नीड के हिसाब से अरेंज किया जाएगा। मतलब कि इंडस्ट्री में जिस चीज की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट होगी तो उसी के हिसाब से सभी लोगों को इन सभी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाएगी और जो औरतें काम करने वाली हैं उनके लिए हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। और यह स्कीम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। और यह स्कीम केवल डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूट्स के लिए अवेलेबल है, मतलब कि अगर आप इंडिया में रहकर पढ़ाई करेंगे तभी गवर्नमेंट आपको ये 10 लाख रुपए लोन वाली स्कीम प्रोवाइड कराएगी। अदरवाइज अगर आप फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको ये स्कीम नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर्स दिए जाएंगे जिस पर आपको 3% तक की छूट मिलेगी। मतलब कि यदि गवर्नमेंट आप पर 8% का इंटरेस्ट चार्ज करती है तो गवर्नमेंट आपको 3% तक की छूट देगी, यानी कि सिर्फ आपको इंटरेस्ट का 5% ही देना पड़ेगा। इसके बाद सबसे लास्ट और 5वां पैकेज है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। देश के अंदर जो टॉप 500 कंपनियां हैं उसके अंदर आप इंटर्नशिप ले सकते हो। नेशनल गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5,000 रुपए महीना देगी और साथ ही साथ 6,000 रुपए वन टाइम असिस्टेंट भी दिया जाएगा और इसकी अपॉर्चुनिटी अगले 5 सालों में टोटल 1 करोड़ लोगों को मिलेगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क भी खोले जाएंगे और बहुत सारे वर्कर अपना ज्यादा पैसा एकोमेंडेशन पर खर्च कर देते हैं, जैसे कि रूम का किराया देने में। इन सब के लिए डोरमेट्री टाइप एकोमेंडेशन किया जाएगा और जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके लिए पीपीपी मोड बनाया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं उनमें कॉपर, लिथियम, निकोल, कोबाल्ट, इन सब एलिमेंट्स का कहीं न कहीं जरूर यूज किया जाता है और इन सब की अथॉरिटी क्रिटिकल मिनरल के पास होती है। थर्ड प्रायोरिटीज है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इस पिलर में पूर्वोदय प्लान किया गया है, जिसका मकसद होता है कि पिछड़े हुए राज्यों को विकसित करना। इस योजना को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में लागू किया जाए। इसमें गवर्नमेंट महिलाएं और लड़कियों के लिए टोटल 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली और प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गाँव को कवर करने वाले आदिवासी समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा, जिससे कि 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। साथ ही इन सभी राज्यों में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के 100 से भी अधिक शाखाओं को इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में लगभग हर जगह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसकी ब्रांचेस बहुत कम हैं। फोर्थ प्रायोरिटी है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। वैसे तो इसमें कई सारे स्कीम्स हैं, लेकिन इसमें एक चीज को इम्प्रूव किया गया है। अब तक आप जब भी तरुण कैटेगरी के अंदर लोन लेते थे तो आपको लोन सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए तक ही मिलता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया। मुद्रा लोन के तहत 3 योजनाएं ऑफर की जाती हैं, शिशु, किशोर और तरुण। आपको ये भी जानना चाहिए कि मुद्रा लोन के तहत अधिक से अधिक 10 लाख रुपए तक की लोन राशि प्रदान की जाती है। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपए तक लोन दिया जाता है। किशोर योजना के तहत 50,000 से अधिक और 5 लाख से कम, और तरुण योजना के तहत 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम लोन दिया जाता है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया। प्रायोरिटी नंबर 5 अर्बन डेवलपमेंट। इसमें स्टैंप ड्यूटी को कम करने की बात कही गई है, क्योंकि अगर कोई महिला नया घर या प्रॉपर्टी खरीद रही है तो उसे गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा। स्ट्रीट मार्केट को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जो अर्बन एरिया के लोकल लोग होंगे तो उनको रोजगार पाने के लिए हाट्स या स्ट्रीट फूड्स हब्स लगाने की बात कही गई। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में रोड के किनारे जिन छोटी छोटी दुकानों में फूड्स आइटम्स बेचे जाते हैं, बस उन्हीं सब चीजों का ही इस स्कीम में बात किया गया है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट उस एरिया में किया जाएगा जहां पर 14 बड़े शहर होंगे और वहां की पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा होगी। वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि अर्बन एरिया में पानी की बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने 100 बड़े शहरों में वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने की बात कही है, ताकि लोगों को डेली प्योर वाटर प्रोवाइड किया जा सके। और जिन गरीब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था तो उनको घर देने के लिए बहुत पहले पीएम आवास योजना अर्बन इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब इसके सेकेंड वर्जन पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 को अपग्रेड किया गया है। 1 करोड़ गरीब और मिडिल क्लास फैमिली वालों को रहने के लिए उनको घर दिया जाएगा।
जिसके लिए गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करने को कहा है। प्रायोरिटी नंबर 6, एनर्जी सिक्योरिटी। अगर आप अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार आपको हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देगी और इस योजना से करीब 1 करोड़ घरों को फायदा होगा। प्रायोरिटी नंबर 7, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरिम बजट जब आया था तो उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण स्पीच में बोली थी कि हम लोग इस बार 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, जो हमारे जीडीपी का 3.4% हो। स्पीच में यह भी कहा गया था कि सभी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा और वो भी इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म के लिए। राज्यों में लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 40 साल से 50 साल तक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू किया था, उसमें और इम्प्रूव किया गया है ताकि लोगों के घर घर तक पक्की सड़कों का निर्माण किया जाए, जिससे लोगों को किसी भी वेदर में आने जाने के लिए दिक्कत न हो। और ये फैसिलिटी 25,000 ग्रामीण बस्तियों को दिया जाएगा। और जिन राज्यों में सिंचाई और बाढ़ की समस्या है तो गवर्नमेंट उनको 11,500 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प करेगी। आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फ्लड मैनेजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। देश की इकोनॉमी में ग्रोथ कराने के लिए टूरिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है। बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया गया था, लेकिन अब उसी के जैसा विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा ताकि इंडिया में टूरिस्टों की संख्या बढ़ती रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी रिसेंटली बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी को रेनोवेट किया गया है, जिसमें पढ़ने के लिए विदेशी लोग भी आ रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पर टूरिज्म सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए जाएंगे ताकि वहाँ पर विदेशी लोग घूमने के लिए भी आए। प्रायोरिटी नंबर 8, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नई नई चीजों पर रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट करने को कहा है। प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है। और स्पेस इकोनॉमी वेंचर कैपिटल फंड में 1,000 करोड़ का सेटअप किया गया है ताकि हमारी स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। इसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। इस स्कीम में गवर्नमेंट एक ऐसा रिफॉर्म लाने वाली है कि जो रूरल और अर्बन एरिया के लैंड होते हैं उन सभी को सिस्टमेटिक अरेंज किया जाए। आप इसको ऐसे समझिए कि अभी आपके पास जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास जमीन है और उसके बारे में आप पता लगाना चाहते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी फाइलों को पलटना पड़ता होगा। लेकिन इस स्कीम के तहत सभी लैंड को डिजिटलाइज करने के लिए सभी को यूनियन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आप भू आधार भी कह सकते हैं। इन सब का GIS मैपिंग कराई जाएगी। अगर एक बार आपके लैंड रिकॉर्ड को सेंट्रल डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया तो फ्यूचर में आपको कभी भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप जब कभी भी फ्यूचर में लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपके लैंड रिकॉर्ड को सेंट्रल डेटाबेस पर चेक किया जाएगा और अगर आप उस लैंड को ओन करते होंगे तो तुरंत आपको लोन पास करा दिया जाएगा। इस स्कीम से किसानों को बहुत ही फायदा होने वाला। और अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल टॉपिक पे कि सरकार को पैसा कहां से आ रहा है, वह सारा पैसा कहां और किसके ऊपर खर्च कर रही है और सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना हो रहा है। इस साल 2024 और 25 के यूनियन बजट में इनकम टैक्स में कुछ चेंजिंग किया गया है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसे रिसिप्ट कहते हैं। रिसिप्ट 2 तरह का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस के माध्यम से पैसा आता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और कोऑपरेटिव GST टैक्स, इन सब के माध्यम से सरकार के पास जितना भी पैसा आता है तो उसे रिवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। और इस साल 2024-25 का रिवेन्यू रिसिप्ट है 31.3 लाख करोड़ रुपए। कैपिटल रिसिप्ट जब गवर्नमेंटेड कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं और उसके माध्यम से जो पैसा आता है उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। हर बजट में सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करती है और उस खर्च के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, यानी कि लोन लेना पड़ता है। इस साल का कैपिटल रिसिप्ट है 16.9 लाख करोड़ रुपए। अगर हम रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को एक साथ कैलकुलेट करें तो टोटल 48.2 लाख करोड़ रुपए होगा। गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च कर रही है उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है और एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का होता है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो लोगों को सैलरी और पेंशन पे करती है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और इस साल 2024-25 के बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि इसके पिछले कुछ साल पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 34 से 35 लाख करोड़ रुपए ही था, लेकिन इस बजट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 37.1 लाख करोड़ रुपए। कभी भी रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए कि हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट 31.3 लाख करोड़ रुपए है और गवर्नमेंट खर्च कर रही है 37.1 लाख करोड़ रुपए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है जैसे रोड्स और कैनाल्स बनाने में, और इन सब से जो गवर्नमेंट को रिटर्न मिलता है तो उसको इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और गवर्नमेंट जितना ज्यादा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगी तो हमारे देश की इकोनॉमी में उतना ही ग्रोथ होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि गवर्नमेंट इस पर 4 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने वाली है, जिसको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। इन सभी राज्यों को गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगी और इसी की वजह से ये एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, मतलब कि सरकार कितने घाटे में चल रही है। और जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब इन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं, ये देश कितने घाटे में चल रहा है, ये देश कहीं एक्स्ट्रा पैसे तो खर्च नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट की इनकम है 1000 रुपए और वह 1200 रुपए खर्च कर दे रही है, तो 200 रुपए गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होगा, मतलब कि गवर्नमेंट अपने इनकम से 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रही है। और 2024-25 के स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.9% होने वाला है। 2020 एंड 21 में हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत सूट कर गया था क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम बहुत कम हो गई थी, टैक्सेस नहीं मिल रहे थे और जीडीपी भी कम हो गई थी। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा था और इसी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 9.4% तक चला गया। जब इंटरिम बजट पास किया जा रहा था तब उस समय निर्मला सीतारमण ये बोली थी इस साल का हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 5.1%, लेकिन जब फाइनल बजट आया तब निर्मला जी ये बोली कि अब हमारे फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.1% नहीं होगा, बल्कि अब हम लोग इस टारगेट को जीडीपी के 4.9% पर रखेंगे। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर सरकार 100 रुपए कमा रही है तो उसको ये पैसा कहाँ से मिल रहा है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से 27%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9%, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 1%, 4% कस्टम टैक्स से, मतलब कि प्रॉपर्टी खरीदते समय जो लोग टैक्स देते हैं, 16% कोऑपरेशन से, मतलब कि जो कंपनियां टैक्स पे करती हैं, जीएसटी एंड अदर से 18%, यूनियन एक्सेस ड्यूटी से 5%। इसके बाद 19% पैसा सरकार के पास जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तो उससे आता है। और सरकार का पैसा सबसे ज्यादा किस चीज पर खर्च होता है? गवर्नमेंट का 19% पैसा तो इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है, 16% पैसा तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर चला जाता है, मतलब कि जो देश के अंदर राज्यों में नई नई स्कीमें प्रोवाइड कराई जाती है। 6% सब्सिडीज पर खर्च हो जाता है, डिफेंस फील्ड में 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, मतलब कि 21% पैसा तो राज्यों को डेवलपमेंट करने पर खर्च हो जाता है, फाइनेंस कमीशन पर 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पर 8% और गवर्नमेंट का अदर एक्सपेंडिचर है 9%। उसके बाद अदर सेक्टर में जो गवर्नमेंट मेजर एक्सपेंडिचर करती है तो उसी की ये लिस्ट है जिसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। के बाद टैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट होता है कस्टम ड्यूटी, जिसको सामानों के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है और इस साल के बजट में इस टैक्स को बहुत ही कम कर दिया। पहले कैंसर की 3 मेडिसिन थी जिस पर बहुत टैक्स लगता था, लेकिन अब उस पर टैक्स फ्री करके उसे बिल्कुल अफोर्डेबल बना दिया गया। यहाँ पर मोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गुड न्यूज है क्योंकि पहले फोन और चार्जर पर बहुत ही टैक्स लगाया जाता था, जिसको घटाकर अब 15% तक कर दिया गया। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर पहले 10% तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिसको अब घटाकर 6% तक कर दिया गया। किसानों पर भी पहले जो श्रिम्प और फिश फीड पर टैक्स लगाया जाता था उसको भी घटाकर अब 5% तक कर दिया गया। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और क्रिटिकल मिनरल्स को भी बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया। इस बजट में इन्वेस्टर्स के लिए बैड न्यूज है क्योंकि इसमें कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए कि आपके पास टाटा और रिलायंस का शेयर पड़ा है जिसको पहले आप 500 रुपए में खरीदे हैं, लेकिन आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि 1 साल से अधिक समय के बाद उसको 5000 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको इस पर 4500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, राइट।
और इसी प्रॉफिट को ही कैपिटल गेन कहा जाता है, जिस पर पहले सिर्फ 10% तक ही टैक्स लगता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12.5% तक कर दिया गया है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 20% तक टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर एंजल टैक्स को भी बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इस आर्ग्यूमेंट को डिसमिस कर दिया गया। अभी हमारे देश में दो तरीके के टैक्स रिजीम चल रहे हैं और ये स्लैब 2021 से पहले का है, लेकिन नए वाले टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किया गया है। लेकिन आप किसी भी टैक्स स्लैब को चूज कर सकते हैं, इसमें आपके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। पहले 3 से 6 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब 3 से 7 लाख रुपए पर भी सिर्फ 5% ही टैक्स लगे। 6 से 9 लाख रुपए के बीच पहले 10% ही टैक्स लगता था, लेकिन अब 7 से 10 लाख रुपए पर 10% ही टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख रुपए पर पहले 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब 10 से 12 लाख रुपए पर भी 15% ही टैक्स लगेगा। इसके ऊपर अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख है तो उसके ऊपर आपको 20% तक टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, आई होप दैट कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 2024 और 25 के बजट का फुल नॉलेज हो गया होगा। थैंक यू।